उस दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। आज रविवार था और पति भी घर पर थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीजें देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए। इससे पहले वह मुझे भिक्षा मांगते, आशीर्वाद देना शुरू कर देते, उससे पहले ही मैंने उन्हें भिक्षा में 100 का नोट हाथ में दे दिया। पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ी, उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया और बोले, देवी जी, पैसे वापस ले लीजिए। उनकी ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा। यह पहले साधु बाबा होंगे जो पैसे लौटा रहे थे। रख लीजिए, क्या हुआ, मैंने बोला। फिर से मेरा पल्लू पकड़कर बोले, तुम वही हो ना। ये सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वह मेरे पांव पकड़कर बोले, देवी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारो। ये कहकर वह खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगा। यह देखकर मैं डर कर तुरंत पति का हाथ खींचकर बोली, नवीन, चलिए घर चलते हैं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आई हूँ तो शॉपिंग करके ही जाऊँ। लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी और ना ही अब मैं चैन से शॉपिंग कर सकती थी। इसीलिए मैंने उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं उस पागल साधु बाबा के बारे में सोच रही थी कि तभी मेरी नौकरानी ने आकर मुझे कहा कि मेम साहब, बाहर कोई आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। मुझसे कौन है, चलो मैं देखती हूँ। मैं जैसे ही दुपट्टा उड़कर बाहर आई तो देखा, दंग रह गई कि वही साधु बाबा गेट पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त गेट बंद कर दिया और तुरंत अंदर भाग आई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं ये सोचकर चिंतित थी कि मैं घर में अकेली हूँ। मैंने अंदर आकर सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि यह साधु बाबा मेरे घर तक कैसे पहुँच गया और यह मेरे पीछा क्यों कर रहे हैं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम को जब नवीन घर पर आए तो मैंने उनको साधु बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वह रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाते और कभी कभी दरवाजा भी खटखटाते और कहते, बाबा की बात सुन लो। लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उनकी बात सुनना तो दूर की बात थी, पर मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से मेरी आंख खुल जाती और दोबारा सोने की कोशिश में रात गुजर जाती थी। इसी तरह कई दिनों की बात हो गई। मैं सोच रही थी कि आखिर ये साधु बाबा मुझसे क्या बात करना चाहता है, मैं तो जानती तक नहीं। उस दिन मैंने इस पहली बार देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बता दिया, नवीन, आपको वह साधु बाबा याद है ना? कौन सा साधु बाबा? नवीन ने चाय पीते हुए कहा। वही जो उस दिन बाजार में मिले थे, अजीब पागल सा, मैंने बताया। अच्छा, वह पागल जिसे डर के मारे तुम शॉपिंग नहीं की थी और वापस घर आ गई थी? उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा। तुम्हें अभी भी उससे डर लग रहा है? इस घटना को तो काफी समय हो गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि वह साधु बाबा हर दिन हमारे घर के चक्कर लगाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि वह मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, उन्हें हैरानी से बोला, अजीब बात है भाई, उस साधु बाबा को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं सोचती हूँ कि आखिर उसको मुझसे क्या बात होगी। फिर एक दिन मैंने उन साधु बाबा को नवीन की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र उस साधु बाबा के कपड़े में छुपे हुए उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वह चीज बनी हुई थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। तो कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। मैं एक बहुत सीधी सादी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्यों हो रहा है
था उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मौज में रहती थी। कॉलेज में सीधे घर आती थी और घर से सीधे कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती थी और रात को खाना बनाने के वक्त माँ का हाथ बटाती थी। हम 2 ही बहनें थी और मैं छोटी थी। बड़ी बहन की सगाई हो गई थी और अगले महीने में शादी भी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाना ही था, इसीलिए मेहनत करके पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कॉलेज में वापस आ रही थी तो एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने भी उसे देखा और उसे नज़रअंदाज करके वहां से निकल गई। अगले हफ्ते वह फिर खड़ा नजर आया। मैंने देखा वह देखते ही ठीक ठाक था, मेरी तरह ही देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह लड़का रोज खड़ा होता और उसकी आदत हो गई थी। कहते तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी सहेली भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मैं बुखार आने की वजह से जल्दी से निकल गई। घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पैदल ही जाया करती थी। वह लड़का कॉलेज के थोड़ी दूर खड़ा मुझे नजर आया। मैं आगे बढ़ते गई, उसे मुझे अकेले आते देख और बोलना सुनो। मैं रुक गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम, और रोज रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए मैं डर गया। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हैरान हो गई, वह तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। मैं पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं प्यार का जवाब तुम्हारा भी प्यार दो। उसे सुनकर मैं कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। लेकिन मैं भागते हुए घर आई थी। घर पहुंचने के बाद मैंने दवाई ली और सो गई। रात को मुझे थोड़ा बहुत बेहतर महसूस हुआ। उस लड़के के बारे में सोचने लगी। उसके बारे में सोचते हुए मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब किसी लड़के ने मुझे इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी लग रहा था। फिर वह रोज ही रास्ते पर मुस्कुराता हुआ मिलता और इशारे से नमस्ते करता और शर्मा जाती। कुछ ही दिनों के बाद वह मुझे खत देने लगा और घर में आकर उसकी खत पढ़ी, फिर उन्हें छुपा कर रख देती। फिर मैं भी उसकी खत का जवाब लिखकर देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। हाँ, मैं उससे प्यार करने लगी थी। पहले प्यार का ये एहसास मुझे पूरे दिन उसी की यादों में डुबा कर रखता था। हम रोज रास्ते में एक दूसरे को देखते और खतों के जरिए बातचीत करते थे। फिर एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत ही लिखते रहेंगे, अब मिलना मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा, तुम कॉलेज आना, वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैं इधर उधर देखकर उसे बाइक पर बिठा कर एक गार्डन में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना आ रहा। वादे किए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उनके हमारे प्यार की प्रति गंभीरता को देखकर मुझे खुद से जलन होने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी जिंदगी में आ जाए और मुझसे बेहद मोहब्बत करेगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। घर आई तो उसे याद करके बार बार मुस्कुराती। बस हर जगह मुझे वही नजर आता। मैंने घर पर उसके बारे में किसी को नहीं बताया। फिर हम अक्सर मिलने लगे, पहले गार्डन में, फिर होटल में। फिर एक दिन मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले आया। मैं डर गई और बोली, अनुराग, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वह मेरे हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। यह छोटा सा कमरा का फ्लैट था जहाँ वह मुझे लेकर आया था। उसने मुझे प्यार भरी और लगाव भरी नजरों से देखते हुए कहा, बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर ही उसकी चिकन चुपड़ी बातों में आकर
हो गई क्योंकि मैं उससे मोहब्बत में मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बातों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगले दिन अनुराग ने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत कीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा शरीर बेजान सा हो रहा था और एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी सहेली मुझे चटपट डॉक्टर के पास ले गई, जहां मेरे चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेरे पति का नाम पूछा, जिस पर मैं चौंक गई और मेरी सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा ये शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी सहेली हिना मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और मेरी हालत देखकर उसने मुझे कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली कि किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम कोई सवाल जवाब करो। उसने मुझे घर पर छोड़ा और चली गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर गिर कर बहुत रोने लगी। ये क्या हुआ मुझसे, अब मैं क्या करूं, अपने घर वालों से क्या कहूं। यह सोच सोचकर मेरा सिर फट रहा था। अब आगे क्या होने वाला है। अगले दिन मैं अनुराग से मिली और उसकी सारी बात बताई। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्द अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर पर बात करो और अगर वह नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वह फिर भी मुझे अब सपना दिखाने लगा। उस दिन मैंने हिना को कॉलेज में सब कुछ बता दिया और कि मैं किसी के मोहब्बत करती हूँ और हम चुप कर मिलने लगे थे और ये उसी का नतीजा है। अब बताओ मैं क्या करूँ। वह कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस उस लड़के को कहो कि वह जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि उसे अपने घर वालों को भेजने को कहो। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी से पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया। माँ मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। बोली, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, खबरदार जो वहाँ से कोई आया तो मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम और पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैं कुछ कहने के लिए मुँह खोली तो बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती। अगले दिन अनुराग सोचते हुए बोला, अब भागने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तुम प्रेग्नेंट ना होती तो इंतजार कर लेते, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही इसका समस्या का समाधान है। तुम ऐसा करो, आज रात अपनी जरूरी सामान लेकर तैयार रहना, हम रात को भागकर शादी कर लेंगे। मैं उसी बात मानती नहीं तो क्या करती, मजबूरन वैसे ही मेरी किस्मत बन चुकी थी। उसी रात मैंने अपनी जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। बाहर नुक्कड़ पर अनुराग बाइक के लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल गई। दूर एक बंगले में पास में उससे अपनी बाइक रोक ली और मुझे अंदर आने के लिए कहा। तो मैंने पूछा कि ये किसका घर है। वह बोले कि ये उसके दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं सहमी सी अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियाँ थी और कुछ मर्द भी मौजूद थे। गलियारे में से गुजरने के बाद अनुराग मुझे एक ड्राइंग रूम जैसे कमरे में ले आया और वहाँ एक उम्र दराज औरत चपरासी पर बैठकर पान चबा रही थी। ले आया लड़की अनुराग। औरत राकेश से बोली, देख लो अनुराग। मैं कंपनी पट से मेरी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा है बहुत, मेरे पैसे दे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर खड़ी थी कि अभी औरत तो कभी अनुराग को देख रही थी। जो औरत
पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाकर, अनुराग, ये सब क्या है और तुम इस औरत के लिए पैसे ले रहे हो? अनुराग ने पैसे लिए और बात की बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वहाँ औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। मैंने ना अपना सिर हिलाया तो वह औरत बोली, तुम्हारा सौदा करके गया है वो, अब तुम्हें इस मेरे कोठे को रौनक हो, जैसे ही मैं कहूँगी तुम वैसे ही करोगी। उसने मेरे सिर पर मानो धमकी सी दी थी। चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ूंगी मुझे। उन्होंने लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरा हालत खराब हो गई थी। अनुराग ने मुझे बहला फुसलाकर धोखा दिया था। एक औरत बता रही थी कि वह पहले भी 2 लड़कियों को ऐसे भेज चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब कोठे में जिंदगी मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, मुझे जाने दो। अगर उन लोगों को ऐसी चीख पुकार की आदत थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर शांत हो गई थी। उसका खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम जोरावर था, मेरे लिए रोज खाना पानी देकर जाता और समझाता, जिद मत करना, बात मान ले कांताबाई की। वह कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वह मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उसे कहा, मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जैसे तुम लोग चाहते हो वैसा करूँगी। यह सुनकर वह खुश हो गए और खाना खाने के बाद मुझे बाहर ले आया। कांताबाई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की को बुलाया जिसका नाम काजल था। उसने कहा कि इसका हुलिया दुरुस्त कर इसे सब कुछ सिखा दे, खाने पीने का ख्याल रखना, यह पेट से है। काजल बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में मेरे उस दोस्ती भी हो गई। वह भी मेरी तरह हालात का शिकार होकर यहाँ पहुँची थी। मैं उसे अपनी सारी बात बताई और उसने मुझे कहा कि तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैं उससे पूछा कि क्या यह मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझे वादा किया कि वह उस कोठे पर मुझे उसकी तरह बाजारू औरत नहीं बनने देगी। वह मौका देकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन जोरावर ने होते हुए यह कैसे संभव हो सकता था। लेकिन उसी दिन एक नई लड़की आई थी और जोरावर को सारा ध्यान उसी पर था। काजल ने चोरी से गेट ताले की चाबी बनवाई थी और जोरावर के कमरे में जाकर उसने पानी में भी नशे की दवा मिला दी थी और कहने लगी कि आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मैं घबरा कर बोली, दुनिया बहुत बड़ी है मेरी बहन, बस तुम हिम्मत करती होगी, सहारा मिल ही जाता है। तुम्हें जहाँ भी सहारा मिले बस वही जगह तुम्हारे लिए बेहतर होगी। काजल बोली। मैं सिर हिलाई, इसी बात को मान लिया। वह जहाँ रात को दिन होता था और सुबह लोग थक कर कुछ घंटों के लिए सो जाते थे, यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था। इसीलिए काजल ने मुझे सुबह ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाया। जब वह सो रहे थे तो मैंने उससे सामान उठाया और दबे पांव काजल के साथ गेट तक आई। इधर उधर देखते हुए काजल ने ताला खोला, मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा। काजल, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। यह कहकर मैं वहाँ से बाहर निकली। काजल ने फिर से ताला लगा दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए कि यह तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शा में बैठकर उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुँच गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहिबा भी अपने दरवाजे पर पहुंच गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उसे कहा कि मैं आभूषण कराना आई हूँ। वह मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, यह पाप है, मैं नहीं करूँगी, और मुझे अपने घर लेकर गई। वह बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई नवीन से करवा दी, सब कुछ जानते हुए भी। और कहा कि नवीन अपनी अतीत के बारे में कुछ नहीं बताना, मैं वह सब संभल लूँगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने नवीन को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि यह बच्चा भी उसका नहीं है। उसके हिसाब से मैंने 7-8 महीने के
बच्चे को जन्म दिया था। वह बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे बेटे जब 1 साल का हो चुका था तब उस दिन मैंने सोचा कि इस साधु बाबा को नवीन के सामने बुला लूं। मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे ये क्या बात करना चाहता है। मेन गेट खोलकर मैं अंदर आने के लिए कह दिया। जब वह अंदर आया तो मेरी नज़र कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी जिस पर वह घुंघरू पट्टी बंधी हुई थी। मेरे दिल में तो धड़कन मानो जोरों से हो गई, ये जानकर कि कोई साधु बाबा नहीं बल्कि साधु बाबा के वेश में जोरावर है। नवीन ने उससे पूछा कि मेरे घर के चक्कर क्यों लगाते हो, क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। कैसी मदद, नवीन ने पूछा और इधर से आपके माथे पर आते पसीने पहुँचते ही जा रही थी। वह बोले मुझे बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पर रख लो। नवीन ने कुछ पैसे देकर उसे चलता किया, ये कहकर कि काम होगा तो रख लूँगा। अगले दिन नवीन के काम पर जाते ही मैंने उसे गेट खोलकर पूछा क्या चाहते हो। उसने कहा कि कोठा छोड़ चुका हूँ, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए लेकिन वह हर बार पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। बहुत बार आ चुका था, ना देती तो वह नवीन को सब कुछ बता देता। यही सोचती थी कि उसे कैसे छुटकारा मिले। मन ही मन में उसे मार डालने के बारे में सोचने लगी लेकिन ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उन्हें ब्लैकमेल में नहीं आऊंगी ये सोच लिया था और अगली बार उसे पैसे नहीं दूंगी। वह धमकी देता रहा, आखिर कब तक डर कर जीती रहूंगी। अगले दिन वह फिर आया। उसने मुझे बताया कि मैं नवीन को सब बता चुका हूँ कि तुम क्या हो। ये सुनकर मैं कांप उठी। मैं अपना बदला ले चुका हूँ, अब क्या करोगी। वह ये कहकर हंसने लगा और उसी वक्त नवीन पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया। पुलिस जोरावर को गिरफ्तार करके ले गई। नवीन मेरे साथ अंदर आ गए और मेरे सिर को झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वह मेरी तरफ देख रहे फिर बोले मैं यह सब पहले दिन से ही जानता था। यह सुनकर मेरे सिर उठाया तो बोले हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा क्यों देता। तुम्हें उस वक्त नादान थी, तुम्हारे हक में था और तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। मुझे तुम्हारा अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम मेरे लिए एक अच्छी साथी साबित हुई हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना, हमेशा मेरा साथ देना। मैं उसकी रानी हो गई थी और एहसास उसकी मोहब्बत मेरे किसी अच्छाई का प्रतिफल थे। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि उसने जितना शुक्रिया अदा करती उतना कम था। मैं सुकून भरी सांस लेकर नवीन की तरफ देखकर सोची दुनिया में आज भी अच्छे और महान लोग मौजूद हैं जैसे ये भाई बहन, लेकिन ऐसा महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ जो जमाने की ठोकर खाने से बच गई। मैं उन तमाम लड़कियों से गुजारिश करूँगी कि जमाने में कोई ऐसी गलती ना करे जिससे अपने माता पिता को शर्म